आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निकल कर आया, उसकी पूरी डिटेल ले लेते हैं। बिहार का चुनाव 2 चरणों में होगा। पहला चरण 6 नवंबर को होगा, दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। 16 नवंबर को चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस ऐलान के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, क्या कहा, आइए आप वो सुना देते हैं। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। अब इसी के साथ एक और जानकारी देख लीजिए जो खासकर उम्मीदवारों से जुड़ा है। अधिसूचना जारी करने की तारीख पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख पहले फेज के लिए 17 अक्टूबर होगी और दूसरे फेज के लिए 20 अक्टूबर। पहले फेज के लिए नामांकन की जांच पड़ताल 18 अक्टूबर तो दूसरे फेज के लिए 21 अक्टूबर तक पूरी होगी। नामांकन वापस लेने की तारीख पहले फेज के लिए 20 अक्टूबर और दूसरे फेज के लिए 23 अक्टूबर है। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। इस बार बिहार के चुनाव में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं जो दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बनेगा। लेकिन इसकी जानकारी से पहले आप ये जान लीजिए कि चुनाव ऐलान के बाद बिहार के 38 जिलों में किस तारीख को कौन से चरण का चुनाव होने वाला है, यानी किस चरण में कौन से जिले का चुनाव है। पहले चरण में जो जिले हैं उनके नाम हैं गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, नालंदा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा, यानी कुल 18 जिले हैं जिनमें पहले चरण की 121 सीटों पर चुनाव होंगे। अब दूसरे चरण के चुनाव का ब्यौरा देख लीजिए। इनमें जो जिले हैं वो हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर चुनाव होगा, यानी ये चुनाव 2 भागों में बटे हुए हैं। आपको पता है 243 कुल सीटें हैं। एक पहले फेज में 121 और दूसरे फेज में 122 सीटों पर चुनाव होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नामांकन से मतगणना तक की तारीखों के साथ कई नई जानकारी भी दी है। एक बड़ी जानकारी वोटरों के लिए हेल्पलाइन से जुड़ी है। हेल्पलाइन नंबर 1950। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि मतदाता 1950 नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए केवल संबंधित जिले का STD कोड लगाकर डायल करना होगा। जैसे पटना के लिए 06121950। समझिए इसका मकसद क्या है। जो इलेक्शन कमीशन का बहुत पॉपुलर नंबर है 1950। आपको भी कोई भी बिहार का मतदाता अगर इस समय बिहार से बाहर है तो भी उसको सिर्फ +91 अगर मोबाइल से आप डायल करते हैं तो +91 जो इंडिया का कोड है वो लगाना है। STD कोड जहाँ का भी आपकी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के SDM का STD कोड और 1950। अगर आप ये डायल करते हैं तो 243 EROs सारे मतदाताओं की सेवा के लिए। आपको बता दें कि इस बार बिहार में ऐसे 17 बड़े बदलाव के साथ चुनाव होने वाले हैं और जो बाद में दूसरे राज्यों में भी लागू होंगे। उनमें से 10 बड़े बदलाव आपको बता देते हैं जिसका जिक्र ज्ञानेश कुमार ने आज और कल दोनों दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया।
सबसे पहले नंबर पर किसी भी बूथ पर 1200 से ज़्यादा वोट नहीं होंगे। दूसरे नंबर पर है पोलिंग स्टेशन की 100% वेबकास्टिंग होगी। तीसरे नंबर पर है पोस्टल बैलेट की गिनती आखिरी 2 राउंड से पहले होगी। इसके बाद है पोलिंग बूथ पर मोबाइल फ़ोन जमा करने की सुविधा होगी। इससे वोटर्स को राहत मिल सकती है, क्योंकि पहले पोलिंग बूथ पर जाने के लिए घर पर ही फ़ोन छोड़ना पड़ता था। पांचवा मुद्दा है ईवीएम में उम्मीदवारों की कलर फोटो होगी। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये भी बताया कि मोबाइल 15 दिनों के भीतर वोटर कार्ड आपको मिल जाएगा, अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो। जिन मतदाताओं के नाम सूची में नए जुड़े हैं या जिन मतदाताओं की एंट्रीज में कोई चेंज है, जैसे पता बदल गया, तो ऐसे मतदाताओं को नए वोटर कार्ड दिए जाने हैं। चूँकि पहले कई दिनों तक या कई बार महीने लग जाते थे वोटर कार्ड मिलने में, इसीलिए चुनाव आयोग ने सभी एजेंसियों के साथ मिलकर ये एसओपी बनाया कि किस तरीके से 15 दिन के भीतर मतदाताओं के हाथ में इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको सामान्यतः वोटर कार्ड कहा जाता है, वो उनके हाथ में आए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुद्दों पर बात होगी। मेरे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी मौजूद हैं। मेरे साथ लाइव टाइम्स के एडिटर इन चीफ दिलीप कुमार सिंह जी मौजूद हैं। मेरे साथ चुनाव विश्लेषक और मेट्राइज के ऑनर मनोज कुमार सिंह मौजूद हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन आज के दिन किया है। इसके अलावा मेरे साथ चुनाव विश्लेषक यूसुफ अंसारी मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता मयंक मौली और आरजेडी के प्रवक्ता उत्पल वल्लभ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिलीप जी, वो 5 मुद्दे जो आपको लगता है इस चुनाव के अंदर इम्पैक्ट डालने वाले हैं या इन चुनाव में जिनकी गूंज सुनाई देने वाली है। देखिए दीपक जी, इससे पहले खाली 2 चीज़ चुनाव आयोग के लिए ये अग्नि परीक्षा की तरह है। चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग पे सबसे बड़ा हमला हुआ कि चुनाव के मतदाता सूची को लेकर जो बड़ा हमला हुआ। तो चुनाव आयोग के लिए हमेशा से बिहार का चुनाव, अगर आप देखेंगे एक इतिहास, आपने लंबी पत्रकारिता की है, आपको पता है कि हमेशा बिहार के चुनाव में इस तरह की चीज़ें, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। लेकिन जो मुद्दे की बात आप कर रहे हैं, अभी तक अगर आप देखेंगे तो सबसे यूनिक अगर आपको ये चुनाव दिखेगा तो अब तक जनता के सामने में, बिहार के लोगों के सामने में कोई भी मुद्दा अगर देखेंगे वो नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल ने या किसी के कोई भी राजनेता ने कोई भी रोड मैप अपने चुनाव के लिए कि अगर मेरी पार्टी आई तो हम ये चुनाव आपके लिए ये करेंगे, या हमारे लिए चुनाव मुद्दा ये है। अगर आप देखेंगे 2020 में तो पढ़ाई, कमाई, बहुत सारी बातों को तेजस्वी ने रखा था। इस बार वो कांग्रेस ने जो शुरुआत की उससे वो उलझे रहे और अभी तक उन्होंने बिहार के सामने, बिहार के मतदाताओं के सामने कोई चुनावी मुद्दे उन्होंने नहीं रखा है। भारतीय जनता पार्टी भी विकास के बात के लिए लगातार वो कह रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है विधवाओं को कैसे पैसा पहुंचाया जाए, महिलाओं तक कैसे पहुंचाया जाए, युवाओं के लिए क्या किया जाए, यहाँ तक अभी तक सीमित है। मुद्दा मुझे अभी चुनाव में, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात प्रशांत किशोर जरूर करते हैं, जातीय समीकरण प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं नए प्लेयर के रूप में, लेकिन वो उन्होंने भी कोई एक मुद्दा के रूप में अगर देखेंगे ये चुनावी मुद्दे हैं उनके, इस तरह का मुझे कहीं नहीं मिला है। तो जो 3 मूल रूप से एनडीए या महागठबंधन के तरफ से, मुझे अभी तक ये बात एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे भी या पत्रकार के हैसियत से भी, ये एक मतदाता के हैसियत से या एक नागरिक के हैसियत से, मुझे अभी तक नहीं लगा कि कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आखिर में बिहार के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ये पार्टियां लेके आएंगे। मुझे कम से कम नहीं दिखा है, तो मैं बड़ा ईमानदारी से आपको ये बता सकता हूँ। आपको दिखाई देते हैं अवधेश जी ये मुद्दे? देखिए, मुद्दे को देखना पड़ता है कि मुद्दे क्या है। पिछले 6 महीने में अगर देखें तो कोई भी विधानसभा चुनाव स्थानीय राज्य के मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, चारों तरफ की परिस्थितियां होती है, उसमें उम्मीदवार भी होते हैं। तो वो कुल मिलाकर के देखेंगे तो भारत का इस समय का जो चुनाव है उसमें एक राष्ट्रीय धारा है। ये चुनाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद का ये पहला चुनाव है। ऑपरेशन सिंदूर से जो देश में वातावरण बना है, विपक्ष ने जिस ढंग से इशू बनाया है,
वो है जीएसटी। अभी तुरंत जीएसटी में जो सुधार हुआ है, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म की बात हुई है और प्रधानमंत्री ने इसको बचत सप्ताह और बचत का दौर शुरू किया है कि शुरू हुआ है, और वो उसके बाद का ये चुनाव है 2। और एसआईआर के बाद जो एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की है, तो पूरे देश में होना है। पहला एसआईआर बिहार में हुआ, तो एसआईआर के बाद भी ये पहला चुनाव हो रहा है। तो 3 तो ये प्रमुख मुद्दे यहां हो गए। दूसरा जो बिहार से संबंधित इस समय जो स्थिति है कि नीतीश कुमार के लीडरशिप की स्वीकृति जनता के बीच है नहीं है, जो 6 महीना पहले का सिचुएशन उनके बारे में दिखाई देता था। तो नीतीश कुमार एक बड़े चेहरे के रूप में है, नेतृत्व हमेशा एक मुद्दा रहा है, तो वो इस समय नेतृत्व के रूप में तेजस्वी बनाम नीतीश को अगर देखते हैं तो ये एक मुद्दा वहां हमारे यहां आया है। क्योंकि जो प्रशांत किशोर जी है, देखिए प्रशांत किशोर जी ने इशू बिहार से जुड़े हुए वो सारे लगभग उठाए हैं जो उठाए जाने चाहिए थे पहले। वहां के इकोनॉमी से लेके, शिक्षा से लेके, कुशासन से लेके, पॉलिटिकल लीडरशिप को लेके कि क्या स्थिति रही है, राजनीतिक दलों को लेकर के उन्होंने लंबी यात्राएं की हैं। अब वो चुनाव में किधर जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन लोगों तक लगातार वो इशू सारे गए हैं। बिहार के खेती से लेके उद्योग, बाकी अन्य राज्यों की तुलना करना, ये सारे इशू उन्होंने उठाए। और लास्ट में आके जो उन्होंने अटैक किया है कुछ बीजेपी के नेताओं पर इस समय, किसी की डिग्री को लेकर या भ्रष्टाचार को लेकर के, तो वो अब वो मुद्दे जनता के अंदर जो है नहीं एकदम गए होंगे। मैं नहीं मानता हूं, पक्ष विपक्ष दोनों में हो सकते हो मुद्दे। जो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बता रही है कि हमारा एजेंडा इस समय विकास का है, और बिहार के बारे में जो एक सामान्यतः किसी को कहिए कि विकास होता है तो हमारे यहां लोग मानते नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं। बिहार में दीपक जी आप जा रहे हैं, पटना में भी एक दिन मैं कहूंगा आप सर्वे करिए, अद्भुत तरीके के भवन के निर्माण हुए हैं जिसकी कल्पना नहीं थी। मैं समझता हूं वहां का जो गांधी टावर बना है वो दुनिया में उस ढंग का गांधी टावर आपको नहीं मिलेगा। मैंने दुनिया से अभी उसकी प्रचार नहीं हुआ है। आप जाइए गांधी जी पर और स्वतंत्रता के आंदोलन पर, उस ढंग की व्यवस्थित चीजें हमने कहीं नहीं देखी है, भारत में नहीं देखी है, दुनिया में भी नहीं है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि वहां जैसे तारामंडल का निर्माण जो नया हुआ है, वो ऐसे निर्माण हुए हैं जो आपको दिखाई देगा कि मुंबई जैसी स्थिति बनी है। बिहार पटना के बहुत सारे इस प्रकार के भवन है जो वहां सभा के कक्ष बने हैं, प्रदर्शनी के लिए चीजें बनाई गई हैं। सड़कें तो दिलीप जी जिस क्षेत्र में रहते थे कभी कल्पना ही नहीं थी कि गाड़ी से हम पटना से 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन इस समय, इसलिए बिहार में विकास एक बड़ा मुद्दा बना है और विकास इस समय मुद्दा है। लेकिन इस समय जो क्राइम बढ़ा है, क्राइम की दृष्टि से आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, लेकिन मर्डर हो रहे हैं, जगह जगह जो है डकैती होने लगी है, लूट होने लगे हैं। तो ये क्राइम भी लोगों के दिमाग में इस समय एक मुद्दे के रूप में है। कुल मिलाकर ये चुनाव जो है, ये चुनाव बिहार का एक ऐसा चुनाव है जिसमें ऐसे कुछ पहलू हैं जिस पर चर्चा करेंगे जो पहले बिहार के चुनाव में नहीं देखे गए। मैं मनोज जी आपसे समझना चाहता हूं, मुझे बताइए कौन कौन से मुद्दे आपके सर्वे में निकल कर आए हैं। सर्वे पर विस्तार से बात हम 9 बजे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो दीपक जी बताया कि मुद्दे तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जिस पे लगता है कि नहीं चुनाव होगा, लेकिन वो चुनाव के नतीजे को मुद्दे नहीं प्रभावित करते हैं। आप देखे होंगे बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर हर चुनाव में आता है, लेकिन कभी वो मुद्दा बनता नहीं, उस पर पोल हो नहीं पाता है। तो मुद्दे तो वो होते हैं एक जिसपे कि पोल होना चाहिए। एक बात तो जरूर कहूंगा कि तेजस्वी ने एक खड़ा किया था मुद्दा और उस पर आगे बढ़े थे, लेकिन राहुल गांधी जी की एंट्री उन सारे मुद्दों को समाप्त करते हुए अब उनके क्या कहिएगा कि पूरी तरह से नुकसान करते हुए मुद्दे को उन्होंने अपने मुद्दे को आगे बढ़ाया। आपका सर्वे जो है ये तो फिर कांग्रेस के सारे रणनीतिकार जो है आपको निशाने पर लेने नहीं, कोई बात नहीं कि उनको अपनी बात कहने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अवधेश जी, अब देखिए अवधेश जी, अपनी बात को कहने का हक। एसआईआर जो था उनको लगा कि एक बड़ा मुद्दा है और उस पे हमको चुनाव लड़ना चाहिए। आपने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश, आप तो बिहार गए हुए हैं और सारे पत्रकार बिहार गए हैं, कोई बताए तो कि कहां से कहां ये मुद्दा है, क्या उस पे पोल होने जा रहा है, क्या वोट चोरी का मुद्दा वो बड़ा मुद्दा बनेगा। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं चीजों को आप डाइवर्ट कर दिए उनके पूरे इलेक्शन को। अब रही बात की छवि, किस छवि पे लड़ने जा रहे हैं।
कांग्रेस एनडीए में सिंगल छवि है जो नीतीश कुमार है, जिसपे चुनाव हो रहा है। बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री का ऐसा चेहरा है जिसके ऊपर एक बड़ा बहुमत मिलेगा लोगों का, ऊपर से नीतीश कुमार का। लोगों का बार बार ये आ रहा कि स्वास्थ्य को लेकर उनके बहुत सारे बातें आई। मेरा मानना है कि छवि दो तरफ से खराब होती है। एक तो या तो आप कोई अच्छा शासन न दे पाए, चोरी में, बेईमानी में, करप्शन में ऐसा नाम आए, जैसे कि लालू यादव की छवि खराब हुई थी, तो वो छवि को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन नीतीश कुमार की छवि ऐसी नहीं रही है बिहार में, और वो एक डेवलपमेंट के रूप में जाने जाते हैं। और आज के डेट में बिहार का कोई भी बंदा ऐसा नहीं कहेगा कि नीतीश ने बिहार में काम नहीं किया है। तो उनका स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है? स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है। स्वास्थ्य मुद्दा इसलिए नहीं है कि उनको पता है कि इसके पीछे में बीजेपी भी खड़ी है और जेडीयू को से भी बड़े लीडर है, तो वो मुद्दे नीतीश से हटकर दूसरे जगह चले जाएंगे। लेकिन एक शासन अच्छा देने के नाम पे उनकी आज भी छवि अच्छी है बिहार में। सीधे चलता हूं आरजेडी के प्रवक्ता उत्पल वल्लभ जी के पास। उत्पल वल्लभ जी, क्या वोट चोरी यात्रा निकालकर और उसमें तेजस्वी यादव ने समर्थन देकर गलती कर दी? क्योंकि तेजस्वी जी अपने ढंग से पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, मैंने इतनी सारी नौकरी दी, इतना मुद्दा, उसके बाद मैं इतनी नौकरी और दूंगा, ये तमाम मुद्दे उठाते जा रहे थे, अपना कैंपेन आगे चला रहे थे। लेकिन वोट चोरी ने आपके उस मूवमेंट पर ब्रेक लगा दिया एक तरीके से। देखिए दीपक जी, आप जो बात कर रहे हैं, बिहार की चुनाव जो है वो मुद्दा पे रहेगी। और मैं बता दूं, बिहार पॉलिटिकली और सामाजिक तौर पे बहुत कॉन्शियस वोटर यहाँ पे हैं। पूरे देश में अगर आप मानेंगे, देखेंगे, तो बिहार के जो मतदाता हैं वो राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे बहुत ही कॉन्शियसनेस रखते हैं। देश को दिशा और दशा देने में बिहार की मतदाता अहम भूमिका रखते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बिना मुद्दाहीन चुनाव में जाने की बात नहीं कर सकते हैं। पार्टियों की अपनी अपनी मुद्दा हो सकती है, वो किस मुद्दे पे जाते हैं, लेकिन बिहार के लोग अपना मताधिकार का अधिकार नहीं, वो तो करेंगे उत्पल वल्लभ जी, पर बताइए, वोट चोरी की कैंपेन को आगे बढ़ाकर रॉन्ग नंबर डायल कर दिया तेजस्वी यादव जी ने, ये बात मानेंगे आप? और वही मैं बता रहा हूं, जिस तरह से पिछले 20 साल की सरकार यहां चल रही है और डबल इंजन की सरकार 11 साल से देश में चल रही है, बावजूद इसके ये 70 साल पहले की बात करती है, ये 15 साल शासन की बात करती है, और वो 15 साल के शासन की बात लालू यादव जी के शासन की बात करती है, जिसमें अभी वर्तमान में सारे शीर्ष नेता आप अगर देखेंगे एनडीए के, तो सब लालू जी के कैबिनेट में वहां पे नवरत्न के रूप में बैठे थे। चाहे आप सम्राट चौधरी जी को ले लीजिए, चाहे विजेंद्र यादव जी को ले लीजिए, चाहे विजय चौधरी जी को ले लीजिए, या विजय चौधरी जी के पिताजी को ले लीजिए, या अशोक चौधरी जी को ले लीजिए, तमाम लोग उस समय नवरत्न के रूप में लालू जी के कैबिनेट के नवरत्न बने हुए थे, जो लालू जी से सवाल 15 साल और 7 साल के कहते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सारे लोग वहां थे। बावजूद इनको अपने 20 साल के कहने के कुछ नहीं है, और लालू जी के साथ में रहे हुए जो दिन है उनके ये गिनाते रहते हैं। ये मुद्दा ये इसमें बिहार में हमेशा मुद्दा रहेगा। मुद्दा है बेकारी, जो बेरोजगारी बड़े पैमाने पे है। वोट चोरी नहीं है उत्पल जी, आप इसका जवाब नहीं दे रहे। वोट चोरी पे कुछ बोल ही नहीं रहे। लोगों का प्रति व्यक्ति आय घटा है। मुद्दा भ्रष्टाचार है। सर दीपक सर, सुन लिया जाए सर, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। अब कैग का, सीएजी का रिपोर्ट जो सरकार का रिपोर्ट होता है, यदि मैं कोई आक्षेप लगाता हूं, राष्ट्रीय जनता आक्षेप लगाता है, तो आप कह सकते हैं कि विपक्षी लोग बिना आधार का आप ये पूरे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सीएजी का रिपोर्ट तो सरकार का रिपोर्ट है, उसमें 71,000 करोड़ का घोटाला, उसके बाद भी नीतीश कुमार जी की छवि बढ़िया है। उत्पल वल्लभ जी, घोटाला उत्पल जी, आप वोट चोरी के बारे में तो बता नहीं रहे। मैंने आपकी सब बातें मानी। मैं कह रहा हूं ये तो मुद्दे थे जिनको तेजस्वी यादव उठा रहे थे, लेकिन वोट चोरी बीच में आके गड़बड़ कर गया, इसका भी जवाब दे दीजिए। जी बोला जाए, सुन नहीं पाया मैं ये कह रहा हूं कि ये सब मुद्दे तो तेजस्वी जी लगातार उठा रहे थे, लेकिन बीच में वोट चोरी का मुद्दा आ गया, और वोट चोरी के मुद्दों ने इन तमाम मुद्दों पर ब्रेक लगा दिया। नुकसान हुआ है आपका वोट चोरी से? नहीं, देखिए, वोट एसआईआर का जो मामला था, एसआईआर में कुछ सवाल जो थे, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और तमाम बहुत सारे ऐसे आंकड़े और उदाहरण आए हैं जिसको लेकर के सवाल तो उठता है दीपक जी। और क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रश्न चिन्ह लगाया। ठीक है, एक बार सुप्रीम कोर्ट पहले सलाह किया, उसके बाद डायरेक्ट आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये सब तो दबाव पे किया गया, इसके लिए क्या चुप रहना जरूरी था? सरकार यदि ये सारी चीजें कर रही है, इलेक्शन कमीशन कहीं इशारे से कर रही है, तो प्रतिपक्ष का नेता होने के कारण जो सवाल उठाए, वो सवाल पे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हामी भरी है दीपक जी। ठीक है, मयंक मौली जी,
मयंक मौली जी, बिहार का चुनाव पहली बार जिसमें भ्रष्टाचार इतनी प्रमुख मुद्दे के तौर पर उठा है, नुकसान करेगा आपको? जी दीपक सर, सबसे पहले नमस्कार। इको है सर। इको हटा दीजिए प्लीज। जी, सबसे पहले सर, चुनाव आयोग ने जो आज तारीखों का ऐलान किया है, तो मैं अपनी बात की शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार और फिर आ रही है एनडीए सरकार। और राजद के हमारे वरिष्ठ साथी जो अभी बड़ी भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं सर, दीपक सर और बाकी जितने भी प्रबुद्ध पैनल बैठा हुआ है, आप मुझे सर एक बात बताइए, जो परिवार खुद मम्मी जी, पापा जी, दीदी जी, जीजा जी और स्वयं इनके नेता समेत बेल पर रिहा है आकंठ भ्रष्टाचार के मामलों में, वो जब भ्रष्टाचार की बातें करता है तो ये थोड़ा लोगों को पचने और हजम करने में बड़ी तकलीफ हो जाती है। बड़ा इन्होंने भैया मुद्दा उठाया कि एसआईआर का मुद्दा है, राहुल गांधी आए और आकर, मत बोलिए भाई आप, मुझे पता है कि आपके पेट में दर्द हो जाएगा, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए डॉक्टर साहब। दीदी जी, जीजा जी सारे बेल पे रिहा है सर, सुन लीजिए बात को, पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद अपने बारे में बोलिएगा। मैंने कब आपको मना किया? मैंने तो नहीं टोका आपको। यहां जंगल लड़ना फैलाइए कम से कम डिबेट के बीच में। जी सर, तो मैं ये कह रहा था कि सपरिवार जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा परिवार और पंजीकृत सजा याफ्ता अपराधी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पास से जब भ्रष्टाचार की बातें आती हैं, उस पर जब इनके प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न कर रही है। अब रही बात जो ये कह रहे हैं कि भाई बिहार में ये नहीं है, बिहार में वो नहीं, एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे प्रधानमंत्री के लिए राफेल के दौर में जो इन्होंने इनके राहुल गांधी जो इनके वरिष्ठतम सहयोगी जो हैं, जिन्होंने इनके साथ मिलकर के तरह तरह की अनर्गल बातें करी, जिसका मैं जिक्र भी नहीं करना चाहूंगा। बहरहाल एसआईआर तक पे इनको जाकर के कोई सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला राहत, और वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको बकायदा जरूरी कायम किया और उपकरण किया। तो माफी भी राहुल गांधी जी जो विगत 8 महीने से इनके नेता के साथ गलबैयां करके बिहार की सड़कों पे घूम रहे थे, क्या कारण है कि चुनाव आते अचानक से उन्हें स्कॉटलैंड और बैंकॉक की यात्राएं याद आ गई? बेसिकली तेजस्वी यादव जी की लुटिया डुबाने का कहिए जो राजनीतिक सुपारी इनके वरिष्ठतम सहयोगी राहुल गांधी ने स्वयं ले रखी है। और ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2013 में ये जो बार बार लालू जी को नेल्सन मंडेला जैसा कुछ सर, एक मिनट सर, उनको प्रोजेक्ट करते हैं, तो दीपक सर आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी ने ही वो अध्यादेश फाड़ करके लालू प्रसाद यादव जी के जेल का मार्ग प्रशस्त किया था, जिस जेल का उद्घाटन कभी लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। बाद में वहीं वो उसके सजा याफ्ता मुजरिम बने और आज भी किन्हीं मामलों में बेल पर रिहा हैं। तो उसके सबसे बड़े दोषी इनका, तो इनके जो नेता हैं, जैसा आप लोगों ने भी बातचीत में कहा कि भाई इनके नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम रोजगार की बातें कर रहे हैं, तो फलाना कर रहे हैं। तो रोजगार के मुद्दे में सर मुझे अगर आप समय दे पाए तो मैं विगत सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024